हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे नेशनल आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बारे में। आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1962 में नेशनल गोइटर प्रोग्राम के अंतर्गत, और फिर इसका नाम बदलकर 1989 में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारी स्किन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा थायराइड हार्मोन्स के लिए यानी T3 T4 बनने के लिए, जिसका कि आयोडीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। T3 T4 जो होती हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करते हैं, जिससे हम डे टू डे की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर हमारे थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाते हैं तो हम सुस्त हो जाते हैं और हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। आयोडीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी कि बहुत कम मात्रा में बॉडी को ज़रूरत होती है। शरीर में इसका स्टोरेज 10 से 20 मिलीग्राम होता है और 150 माइक्रोग्राम की इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और इतना ही लगभग 10 ग्राम सॉल्ट में, जो कि बॉडी को पर डे ज़रूरत होती है, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन रहता है। आयोडीन हमारी बॉडी में या तो खाने के थ्रू जाता है या आयोडीन सप्लीमेंटेशन के थ्रू जाता है। खाने में आयोडीन जो होता है वो अनाज और सब्जियों के थ्रू जाता है। जिन जगहों पर आयोडीन सॉइल या फिर पानी में कम मात्रा में होता है तो उन जगहों पर हमारे खाने में भी आयोडीन कम मात्रा में होता है, और जिन जगहों पर जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पर आयोडीन सॉइल और पानी में ज़्यादा मात्रा में होता है, उन जगहों पर हमारे सब्जियों में, अनाज में भी आयोडीन काफ़ी मात्रा में होता है, और जिसके थ्रू वो खाने में जाता है। इंडिया में हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि नेशनल आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू करने के बाद थायराइड डिजीज़ के केसेस, खासकर हाइपोथायराइड के केसेस काफ़ी बढ़ गए। ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई स्टडी नहीं है। विदेशों में कुछ में स्टडीज़ हुई हैं जिसके आधार पर ये देखा गया कि काफ़ी थायराइड डिजीज़ के केसेस आयोडीन सप्लीमेंटेशन के प्रोग्राम के बाद स्टार्ट हो गए। अब ये कह पाना कि ये आयोडीन इसका कॉज है या फिर एसोसिएशन है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक स्टडी में ये देखा गया कि जब हम आयोडीन सप्लीमेंट करते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद, करीब 6 से 7 साल के बाद, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के केसेस बढ़ने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ, कि हमारे इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर की वजह से होती है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स को पहचानता है और उसे किल नहीं करता है, और दूसरे जो बॉडी के अगर अंदर बैक्टीरिया या फॉरेन प्रोटीन आ जाते हैं उसको किल करता है। पर जब हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, और जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है उसी के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थायराइड को इन्वॉल्व करता है तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। जब हम 25 से 30 साल पहले हम पेशेंट्स देखते थे तब हमारे ओपीडीज़ में मुश्किल से 6 या 7 दिन में एक पेशेंट आता था, और अब एक दिन में 6 से या 7 पेशेंट थायराइडिज्म के आते हैं। अब ये आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की वजह से हुआ या फिर डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ अच्छी तरीके ठीक होने की वजह से हुआ या फिर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हुआ, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत है। नंबर 2 पर कई जगह पर यह देखा गया कि आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने के लगभग 20 साल तक फॉलोअप किया गया कि थायराइड कैंसर के केसेस कम से कम 3 गुना तक बढ़ गए। इस बारे में भी ये कहा जाता है कि डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ जो है काफ़ी इम्प्रूव कर गई, स्कैनिंग मोडेलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव कर गई, जिससे हम थायराइड कैंसर के केसेस को काफ़ी जल्दी पहचान लेते हैं। ये कहना कि 2 से 3 गुना तक थायराइड कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे सिर्फ डायग्नोस्टिक एफिशिएंसी की वजह से, बड़ा मुश्किल है। तो इतना ज़रूर है कि जहाँ पर सप्लीमेंट किया गया वहाँ पर थायराइड के कैंसर के केसेस बढ़े हैं। अब ये आयोडीन की वजह से बढ़े हैं या किसी और वजह से बढ़े हैं, इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है। उसके बारे में फर्दर स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत है। नंबर 3 पर फीटल हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि जब प्रेगनेंसी में आयोडीन की रिक्वायरमेंट हालांकि काफ़ी बढ़ जाती है, पर अगर आयोडीन काफ़ी मात्रा में दिया जाए सप्लीमेंटेशन के थ्रू तो फीटस में यानी कि बच्चे में हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पर एडल्ट हाइपरथायराइडिज्म। एडल्ट हाइपरथायराइडिज्म
होने के चांसेस भी कई पॉपुलेशन में होते हैं। अगर ग्वाइटर हो और आपको यूथायराइड हो यानी कि आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो, आपको ग्वाइटर हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड इनलार्ज है और वो थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो उसको कंपनसेट करके उसका साइज़ इनलार्ज हो गया। अगर ऐसे किसी आदमी को अगर हम आयोडीन ज़्यादा मात्रा में दे दें तो वो हाइपरथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी पॉपुलेशन ऐसी होती है पोस्टमार्टम अगर थायराइडाइटिस हो, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर थायराइडाइटिस हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी आयोडीन अगर ज़्यादा जाए तो हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ नहीं है, अगर उसमें आयोडीन सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो ऐसे केसेस में भी हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म जैसे कहते हैं, इसमें अगर आयोडीन ज़्यादा मात्रा में दें तो जो इसकी जो एंटी थायराइड दवाइयाँ हैं वो काम मुश्किल से करती हैं या काम करना बंद कर देती हैं। यानी कि इन चारों पॉपुलेशन में हाइपरथायराइडिज्म बढ़ने के चांसेस होते हैं या फिर हाइपरथायराइडिज्म को ड्रग से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आयोडीन सप्लीमेंटेशन ठीक है या नहीं है, इसको मैं इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन नहीं दूंगा, इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आयोडीन सप्लीमेंटेशन कहीं कहीं हमारी पॉपुलेशन को और हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड तो नहीं कर रहा है बजाय ठीक करने के। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।